एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 12 आज हम बना करके देखेंगे। हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय आर अ गर्ल। मतलब इस बात की संभावना है, बराबर संभावना है कि उस फैमिली में लड़का या लड़की दोनों पैदा हो सकते हैं। इफ अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, यदि उस फैमिली में दो बच्चे हैं। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको कि दोनों जो बच्चे हैं वो लड़कियां होंगी। हमको दिया गया है पहला, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, जो सबसे छोटी है वो लड़की हो। दूसरा दिया है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक लड़की हो। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा, या तो दोनों लड़के होंगे या एक लड़का एक लड़की होगी, या एक लड़की एक लड़का होगा, या दोनों लड़कियां होंगी। इतनी ही संभावनाएं हो सकती है। यहां पर जो शुरू में दिया हुआ है उसका जन्म पहले हुआ है, और जो सेकंड नंबर में दिया है उसका जन्म बाद में हुआ है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर जो टोटल संख्या है NS, वो है 1 2 3 4, ये 4 है। अब हम यहां पर देखते हैं, सबसे जो पहला हमारा इवेंट है ई, इसको ई मानते हैं। यहां पे देखिए, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। तो एक घटना ई मानते हैं जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि दोनों लड़कियां हैं, बोथ आर गर्ल्स। तो इसकी एक ही संभावना है, दोनों लड़कियां होंगी, मतलब जी जी आएगा यहां पर, जी और जी। ठीक है, तो ये हो गया इवेंट ई। जो दूसरा इवेंट एफ है वो है, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, द यंगेस्ट इज अ गर्ल। यंगेस्ट का मतलब होता है जो बाद में पैदा हुई है। तो बाद में पैदा हुई है वो कौन कौन है, देखिए यहाँ पर गर्ल है, बाद में पैदा हुई है। यहाँ पर भी एक गर्ल है जो बाद में पैदा हुई है। तो इसमें BG आएगा और जी आएगा। ठीक है, ये हुआ F। अब चलिए हम यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PE/F इज इक्वल टू P, दोनों का इंटरसेक्शन, E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ये हमारा फार्मूला है। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम क्या क्या निकालेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको E और F का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू, देखिए E और F में कॉमन क्या है, यहां पर जी है तो इसमें भी जी है, तो एक ही कॉमन है G और G। इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू, प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या है, इसमें एक ही एलिमेंट है मान के चलिए, तो 1, और टोटल एलिमेंट हमारा 4 है, तो 1/4 होगा। यहां पर फार्मूले में देखते हैं, बटा के नीचे F की भी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, इसको गिनना चाहिए। तो ये 1 और ये 2, ये हो जाएगा 2, और टोटल नंबर ऑफ S वो 4 है,
तो 2/4। अब ये दोनों मानों को हम इस फार्मूले में रखते हैं। तो P E/F इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखिए, P E इंटरसेक्शन F का मान 1/4 है, अपॉन P F का मान 2/4 है। तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसल हुआ, तो यहाँ पर आया 1/2। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा हुआ, आंसर आया 1/2। अब जो सेकेंड पार्ट है उसको देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट कहता है कि एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक लड़की हो, अधिक से अधिक भी हो सकती है। तो कम से कम एक लड़की, एक तो ये आएगा आपका ये भी आएगा, यहां भी कम से कम एक लड़की है। इसको यदि लेते हैं तो इसमें भी कम से कम एक लड़की है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं हम। सेकंड है, उस इवेंट को हम F मानते हैं, उसमें है कम से कम एक लड़की हो, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल। तो ये हो जाएगा, क्या क्या होगा देखिए, कम से कम एक लड़की हो, तो BG GB और GG, BG GB और GG। इसमें आप देख रहे हैं कि कम से कम एक लड़की तो जरूर है। तो इसकी संख्या कितनी है? 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी PF इज इक्वल टू 3/4 आएगा, 1 2 3, और टोटल बटा के नीचे आता है तो 3/4। ये हो गया हमारा PF का मान। अब जो E दिया हुआ है वो आपको पता है। E को मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले हमको E दिया है GG, ठीक है ना? E क्या दिया हुआ है? G और G। अब E और F का इंटरसेक्शन निकालते हैं। E इंटरसेक्शन F। तो देखिए यहां पर E में GG है, तो F में भी GG है, तो ये हो जाएगा गर्ल और गर्ल, ये कॉमन है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? इसको गिनते हैं, तो ये एक ही अवयव है और टोटल 4 है, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है ना? अब लास्ट में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। P E/F इज इक्वल टू, फार्मूला है P E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। अब सब का मान हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, उसको रखना बस है। P E इंटरसेक्शन F, यहाँ पे देखिए 1/4 है, ये हो जाएगा 1/4। और PF का मान कितना है? देखिए यहाँ पर 3/4 है, तो ये हो जाएगा 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो आया 1/3। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक में 300 इजी मतलब सरल, 300 सरल सत्य और असत्य प्रश्न है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, यहाँ पर 200 कठिन सत्य और असत्य प्रश्न है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमारे पास 500 सरल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question?
तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इजी क्वेश्चन होगा, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो गिवन दैट के बाद लिखा होता है वो हमेशा एफ मानना है, और गिवन दैट के पहले की जो घटना है उसको ई मानना है। तो चलिए हम सबसे पहले तो हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन उसको लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे ये सबको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 300 प्लस 300 के बाद है 200, 500, 500 प्लस 400। तो देखिए टोटल कितना नंबर हुआ, 4 और 5 9, 9 2 11, 12 13 1400, 1400। उस क्वेश्चन बैंक में इतने क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम ई मानते हैं। तो ई क्या मानना है, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन कौन कौन है आप लोग ध्यान से देखिए, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 300 इजी क्वेश्चन है, चाहे ट्रू फॉल्स से हमको मतलब नहीं है, यहाँ पर इजी क्वेश्चन 300 है। तो हो जाएगा इजी क्वेश्चन आपका 300 हुआ, 300। और देखिए इजी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 500। तो ये टोटल हमारे पास 800 इजी क्वेश्चन है, 800 सरल प्रश्न है। अब हम देखते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर गिवन दैट के बाद में क्या दिया है, इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एफ मानना है गिवन दैट के बाद वाले सेंटेंस को। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देखिए ब्लू कलर में मैं किया हूं, यहां पर 200 है डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन मल्टीपल चॉइस है वो भी। और यहाँ पर 200 है, और कहाँ पर है, एक 400 है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिए ध्यान से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये रेड कलर में है, 500। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 500 और प्लस ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 400। ये हो जाएगा 5 और 4 900, 900। ये ठीक है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 300 इजी क्वेश्चन है, और यहाँ पर 500 इजी क्वेश्चन है। तो 5 और 3 800। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं तो 500 है और 400 है, तो 900। तो अब हमको दोनों का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 800 अपॉन टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है 1400। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इसका है 900 अपॉन टोटल, कुल प्रश्न 1400 है। अब दोनों का इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं यहीं पर। ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, यहां पर ई में देखिए 300 और 500 है, यहां पर 500 है, और एफ में देखिए 500 और 400 है, तो 500 दोनों में है, तो ई इंटरसेक्शन आएगा 500। इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर एक ही, यहाँ पर हो जाएगा 500 अपॉन टोटल नंबर, टोटल क्वेश्चन है 1400। तो ये हुआ हमारा पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब लास्ट में
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो हो जाएगा पी ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब आपको क्वेश्चन याद, फार्मूला याद हो गया होगा, दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन पी एफ, यानी कि बटा के नीचे एफ लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी। सब मान निकला हुआ है, रखना बस है। इसका मान है पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान है 500 अपॉन 1400 और पी एफ है 900 अपॉन 1400। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 5/9। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 ये हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। मतलब दो पासों को फेंकने पर हमको जो दो प्रकार का नंबर दिखाई देता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। हमको उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें क्या हो, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। मतलब जो दो नंबर पासों में दिखाई दे रहा है उसका सम, उसका योग 4 होना चाहिए। तो अब ये पूरा प्रश्न कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो यदि गिवन दैट शब्द दिया हो, गिवन दैट, इफ आदि शब्द दिया हो, तो आप मान के चलिए कि ये जो क्वेश्चन है वो सप्रतिबंध प्रायिकता का प्रश्न है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है। तो जो गिवन दैट दिया रहता है उसके साथ जुड़ी हुई जो घटना है उसको एफ मानते हैं, और एक और जो घटना बची है यहाँ पर, सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, उसको ई मानना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम यहाँ पर दो पासों को फेंक रहे हैं। तो आपको पता है जब कभी भी हम दो डाइस को फेंकते हैं तो हमारा जो 6 × 6 = 36 आता है, NS 36 आता है। अब यहाँ पर दो घटना है, एक ई है और एक एफ है। तो ई घटना क्या है, द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस, ऑन द डाइस इज 4। तो किसी भी पासे में सम कब होगा, जैसे पहले पासे में 1 आया, दूसरे में 3 आया, तो दोनों का सम 4 है। हो सकता है कि दोनों पासों में 2 और 2 आए, हो सकता है पहले पासे में 3 आए और दूसरे पासे में 1 आए। तो इतनी ही संभावना है। अब आप दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 3 और 1 4, 2 2 4, 3 और 1 4, तो इतनी संभावना है। तो ये हो गया हमारा एफ। अब सॉरी, ये हो गया ई, और जो एफ है उसको देखते हैं। एफ क्या है, एफ है टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन, टू नंबर्स appearing on throwing two dice are different। वो जो है डिफरेंट होना चाहिए। जो दोनों पासों को आप फेंकेंगे तो दो नंबर दिखाई देगा, तो दोनों डिफरेंट होना चाहिए। तो वो कैसे होगा डिफरेंट, देखिए डिफरेंट कैसे होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि सेम कौन कौन सा है। तो आपको पता है कि दो पासों को फेंकने पर 1 1 है ना, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, ये इतने एक समान नंबर है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, तो जो बचा हुआ है वो डिफरेंट होगा। तो सेम कौन कौन सा है, गिनो इसको आप, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 है। टोटल 6 अवयव है जो कि एक समान है, और हमारे पास कितना है, 36 है। तो 36 में 6 एक समान है, तो बचा कितना, 30। तो 30 जो है
हमारे पास डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसकी प्रायिकता निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 अपॉन टोटल कितना है 36, ये हुआ। अब ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ई और एफ में सेम मतलब कॉमन क्या होगा, तो ये तो टू टू सेम नंबर है, तो इस सेम नंबर को आप छोड़ दीजिए, तो ये डिफरेंट नंबर है और ये डिफरेंट नंबर है, तो यही कॉमन आएगा ई और एफ में यदि हम कॉमन निकालते हैं तो ये 1 3 और 3 1, ये दो कॉमन आएगा, क्योंकि ये 2 2 तो सेम नंबर है, तो 1 3 और 3 1 ई और एफ में जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये डिफरेंट नंबर ही यहाँ पर कॉमन आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, इसको गिनिए आप 1 और 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन टोटल कितना है, टोटल हमारे पास NS 36 है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F is equal to probability of E intersection F upon PF। अब देखिए सब मान को मैं पहले से निकाल चुका हूं, उसको रखना बस है आपको। PE इंटरसेक्शन F यानी कि 2 अपॉन 36, 2 अपॉन 36 अपॉन PF, PF देखिए 30 अपॉन 36, 30 अपॉन 36, 36 से 36 कैंसिल हुआ तो आया 2 अपॉन 30, फिर इसको आप कटा दीजिए तो 1 अपॉन आ जाएगा 15, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोविंग अ डाई। एक पासे को हम फेंकते हैं, फेंकने का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप कंसीडर कीजिए इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, मतलब ये है कि यदि हम एक पासा को फेंकते हैं तो पासे में क्या होता है आपको पता है, पासे में 1 से लेकर के 6 तक के अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस पासे को हम फेंकते हैं तो यदि 3 का मल्टीपल आता है, तो 3 का मल्टीपल क्या है यहाँ पर, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, तो 3 का मल्टीपल है 3 और 6। तो यदि 3 का मल्टीपल आता है तो फिर से हम पासा को फेंकते हैं, फिर से हम पासा को फेंकते हैं। तो पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी अंक आ सकता है। यदि 3 का मल्टीपल ना आए, मतलब 3 और 6 ना आए, तो क्या आए, 3 और 6 को हटा दीजिए, तो यहां पर यदि 1 2 4 5 आता है तो हमको एक क्वाइन को टॉस करना है, एक क्वाइन को टॉस करना है। तो जब हम क्वाइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही बातें हो सकती हैं। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यदि एक पासे को हम फेंकते हैं तो यदि पासों में 3 का मल्टीपल आए, 3 का गुना जाए, जैसे कि 3 और 6, तो फिर से आपको डाई को उछालना है या फेंकना है। और यदि 3 और 6 ना आके 1 2 4 5 आए तो आपको सिक्के को उछालना है। तो इतनी बातें हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा वो तरीका आप देख लीजिए। यहाँ पर ये 3 के साथ हमको 1 2 3 4 5 6 को लेना है बारी बारी से। तो 3 के साथ एक लीजिए, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6।
इसी प्रकार हम यहाँ पर 6 के साथ भी ये सबको लेना है। तो 6 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ये हो गया। अब इधर आते हैं तो इधर 1H, ये 1 के साथ H और T को लेना है। तो 1H 1H 1T, इसी प्रकार 2 के साथ लेना है 2H 2T। 2 के बाद क्या है देखिए यहाँ पर 4 है तो 4H 4T। 4 के बाद 5 है तो 5H और 5T। तो इस तरह से सैंपल स्पेस हमको प्राप्त होंगे। इसको गिन के देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये है टोटल नंबर ऑफ एस है 20। तो ये तो हुआ हमारा सैंपल स्पेस। अब इसके बाद दो घटनाएं हमको बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले देखिए ई किसको बोले और एफ किसको बोले। तो गिवन दैट, यहाँ पे पहचान है, गिवन दैट के बाद जो सेंटेंस है ये एफ है, ये एफ है। और उसके पहले जो घटना है द क्वाइन सोज अ टेल, ये ई है। ठीक है, तो चलिए ई और एफ कौन कौन है मैं यहां पर लिख देता हूं। घटना ई है क्वाइन सोज अ टेल, क्वाइन सोज अ टेल, मतलब क्वाइन में टेल आना चाहिए। तो कौन कौन सा है देखिए यहां पर देखिए टेल वाला कौन कौन सा है। ये 1T, 1T इसमें टेल आता है। 1T के बाद 2T, इसमें भी टेल आता है ना। 2T के बाद 4T, इसमें भी टेल आता है। और 5T, इसमें भी टेल आता है। टेल सोज होना चाहिए बोल रहे हैं, तो इतने में टेल आता है 1 2 3 4, इसकी संख्या 4 है। अब जो F है वो कौन सा इवेंट है, गिवन दैट के बाद वाला। एटलीस्ट 1 डाई सोज अ 3, एटलीस्ट कम से कम एक पासा 1 डाई, एटलीस्ट 1 डाई सोज अ 3, 3 का नंबर शो करना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सा है देखते हैं। कम से कम एक पासा में 3 आना चाहिए। तो ये हो सकता है 3 1, ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 6 और 6 3। देख लीजिए यहां पर कम से कम एक पासा में 3 का अंक आया है। अब दोनों का इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है क्योंकि फार्मूला में इसका यूज होगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 5 है। इसका प्रोबेबिलिटी यदि आप निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो हमारे पास इंटरसेक्शन ये तो हो जाएगा आपका 0 अपॉन टोटल है 20, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब यहां पर एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, पी एफ। तो आप देख रहे हैं कितना है, एफ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अपॉन टोटल है NS 20, तो 7 अपॉन 20 हुआ। अब लास्ट में हम क्या निकालेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ई बाई एफ इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। सबका मान पता है, बना बनाया आपको रखना बस है। इसका मान है 0,
और पी एफ का मान है 7/20, तो ये आएगा 0। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी बी इज इक्वल टू 0, देन पी ए बाई बी इज। तो पी ए बाई बी का मान हमको निकालना है। तो यहां पर देखिए पी ए बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी दोनों का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन पी बी। तो आप देख रहे हैं इसका मान हमको मालूम नहीं है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ही रखिए, और पी बी का मान हमको पता है ये 0 है। तो अपॉन के नीचे 0 आया मतलब ये इनफाइनाइट आएगा, मतलब नॉट डिफाइंड आएगा। तो इसका आंसर होगा सी, नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट पी ए बाई बी इक्वल टू पी बी बाई ए, ये दिया हुआ है। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए, ये गिवन है। इसका फार्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। अब आपको पता है कि ये दोनों का मतलब एक ही है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी पी। तो कौन सा आएगा हमारा, ये डी आएगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो इस तरह से एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होता है। मुझको उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।